नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है शो पर। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। अहमदाबाद से नीरव पंचाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार नीरव, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं अपने पेरेंट्स और मेरे वाइफ के लिए एक हेल्थ पॉलिसी का प्लान कर रहा हूँ। जिसमें मैम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिसका प्रीमियम लेस हो, बेनिफिट थोड़े ज्यादा हो मैम। ओके, आपके पेरेंट्स की एज क्या है? मैम फादर है अभी 55 ईयर्स एंड मदर इज 53। आपके पास आप अपने परिवार के लिए, मतलब आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए और आपके बच्चे के लिए भी शायद यहाँ पे आपने लिखा आपका एक बेटा भी है, तो क्या एक्चुअली बेटा का मैं प्लान कर रहा था और आज ही मेरा बेबी बोर्न हुआ है, तो मैं ऐसी पॉलिसी सोच रहा हूँ जो वो भी कवर हो जाए इसमें साथ साथ। अच्छा। ओके, तो आपने अपने लिए कोई टर्म प्लान लिया है अब तक? नहीं मैम, अभी फिलहाल मेरे पास टर्म प्लान नहीं है। दूसरी LIC की पॉलिसीज है मेरे पास, बट टर्म प्लान नहीं है मैम। कौन कौन सी पॉलिसीज है? मैम मेरे पास अभी है जीवन सरल है। नहीं, फिलहाल वही एक ही है अभी, और अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्लानिंग कर रहा हूँ ये। ठीक है। तो हर्ष, सबसे पहले आपको क्या लगता है, इनको अपने लिए एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए? कविता, टर्म प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस एस्पेक्ट हो गया जो डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके बहुत यंग एक चाइल्ड हुए हैं, तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के हिसाब से यस, टर्म प्लान एक प्रोडक्ट ज़रूर है जो उन्हें लेना चाहिए। लेकिन जो इनका फोकस अभी मेडिक्लेम पे है, जो इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, इन्होंने नीरव जी आपने अपने मेल में ये भी बताया था कि आपने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के फीचर्स या प्राइसिंग कंपेयर की हैं और प्राइवेट के सामने आपको वो थोड़े सस्ते लग रहे थे। मैं बता दूं आपको नीरव जी, जब आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, इसमें प्रीमियम एक पैरामीटर है, उसके अलावा जो आपका जो स्कोप ऑफ कवरेज और जो फीचर्स हैं वो आपको ज़रूर कंपेयर करने चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक कंपैरिजन खाली बता दूं कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में एक क्लॉज होता है जिसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें एक सब लिमिट होता है। जो भी रूम रेंट है वो आपका 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड से ज़्यादा अगर होता है तो वो क्लेम में नहीं मिलता है, ओनली अप टू 1% मिलता है। ICU के चार्जेस 2% तक होते हैं, और बाकी जो ऑपरेशन थिएटर के और जो सर्जन के जो चार्जेस होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली आपको दिए जाते हैं। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आपका 3 लाख की पॉलिसी है और आपने एक रूम लिया है जिसका डेली जो रेंट है वो है 5,000 रुपीज़, सो जो ऑपरेशन थिएटर और सर्जन के जो चार्जेस होते हैं वो सारे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड थी जो है 3,000 रुपये। सो ये एक फीचर है जो एक रिस्ट्रिक्शन है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं टाटा AIG की मेडी प्राइम या अपोलो म्यूनिक की पॉलिसी से, तो उनमें ये सब लिमिट्स नहीं है। सो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि खाली एक प्रीमियम को देखते हुए आप पॉलिसीज कंपेयर ना करें। आप टाटा AIG की मेडी प्राइम या तो अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ पॉलिसीज कंपेयर करिए और वो पॉलिसीज आप ले सकते हैं। आपने एक चीज़ और अपने मेल में सही बताया था कि आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी सेपरेट लेना चाहते हैं और आपके पूरे परिवार की, फॉर योर सेल्फ, आपकी वाइफ और आपके बच्चों की पॉलिसी आप अलग से लेना चाहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, आप इसी प्रकार से पॉलिसी परस्यू करिए, क्योंकि अगर एल्डरली कपल हैं और उनमें कोई क्लेम आता है तो आपकी सबकी पॉलिसीज पे अगर फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो सबकी फैमिली पे कवर पे असर आता है। यहाँ पे ये अपने लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चे के लिए फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए अलग इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने परिवार के लिए भी इंडिविजुअल पॉलिसी ही लें, फैमिली फ्लोटर ना लें, क्योंकि आपके जो प्रीमियम में जो डिफरेंस है बिटवीन फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल, उसमें प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इंडिविजुअल पॉलिसीज लेना बेटर होता है कि ईच पर्सन की एक इंडिविजुअल कवरेज होती है, कोई भी क्लेम करता है दूसरे पे उसका असर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो है इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज लेने के सजेशन यहाँ पे दे रहे हैं नीरव को। ठीक है नीरव, आपका और कोई सवाल है? हाँ जी मैम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी थोड़ा मार्केट रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैम 2 पॉलिसी फाइनलाइज की है। हाँ। ओके, जिसमें मैंने एक ओरिएंटल की हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, जिसमें मैं स्पाउस एंड पेरेंट्स ऑल आर कवर, और जिसका 18,000 रुपया मुझे बोला गया और 7 लाख का प्रीमियम है। तो इट सीम्स गुड टू मी। एंड अनदर में मैं प्लान कर रहा हूँ इसके साथ स्पेशली पेरेंट्स को कवर करने के लिए अपोलो मोनिस की ऑप्टिमा प्लस है, जो 1 काइंड ऑफ टॉप अप रिचार्ज है, उसका मैंने प्लान किया है, जिसमें मैं 1 लाख डिडक्टेबल अमाउंट रख के 5-5 लाख इंडिविजुअल पेरेंट्स का मैं कर सकता हूँ। वो अराउंड मुझे
5,000 समथिंग में पड़ता है, आई थिंक 6,000 के अराउंड। तो मैं ये पॉलिसी कैसी रहेगी मेरे लिए? यहाँ तो पर एक टाइम फ्लोटर भी कवर होगा, पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल 5-5 लाख में मुझे मिल जाएगी, ये इसके बारे में आप कुछ? यहाँ पर हर्ष, इन्होंने बताया अपोलो म्यूनिक में यहाँ पे सब लिमिट्स नहीं है इस पॉलिसी में, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? जिन्होंने रिसर्च की है वो क्या ठीक है? नहीं, देखिए, पहली बात नीरव जी, आपने बताया कि आपने ओरिएंटल की जो पॉलिसी देखी है वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। मैंने आपको उनके फीचर्स और रिस्ट्रिक्शंस आपको बता दिए हैं। सो ये लागू आपके पॉलिसीज में ज़रूर होगा। जहाँ तक अपोलो म्यूनिक की जो पॉलिसी का सवाल है, उसमें मिनिमम डिडक्टेबल 1 लाख रुपीज़ है, विच मीन्स पहला 1 लाख तक का जो भी क्लेम आएगा वो पॉलिसी नहीं देने वाली है, और ओनली क्लेम्स अबव 1 लाख विल बी पेड। सो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा कि आप वो मिनिमम डिडक्टेबल आप लेना चाहते हैं कि नहीं। मेरा सुझाव ये होगा कि आप पूरा पॉलिसी का जो फ्रॉम जीरो से लेके भी जो क्लेम मिलता है वो वाली पॉलिसी लीजिए, क्योंकि अधिकतर क्लेम आप देखेंगे अगर छोटी मोटी बीमारियां होती है तो 1 लाख के अंदर में हो जाती है, तो वो क्लेम आपको मिलेगा ही नहीं। वो भी एक मेजर स्ट्रेन होता है फाइनेंसेस पे। सो अपोलो की पॉलिसी आप इंडिविजुअल विदाउट दिस मिनिमम डिडक्टेबल की पॉलिसी आप कंसिडर करिए, और उसके फीचर्स आप कंपेयर करिए विद प्राइस ऑफ दिस ऑप्टिमा इंश्योर, तो तभी आपको शायद क्लैरिटी मिलेगा। फैमिली फ्लोटर सीनियर सिटीजन के साथ अपनी पॉलिसी में डेफिनेटली ऐड मत करिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमें ईमेल भेजा है अरुण लाल ने विशाखापट्टनम से। हर्ष, इन्हें अपने लिए एक पेंशन प्लान चाहिए। इनकी उम्र 29 साल है और 12,000 रुपये जो हैं ये डाल सकते हैं पर एनम। इन्होंने कहा है कि सालाना 12,000 रुपये ये निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी यंग है, पेंशन प्लान चाहते हैं, अभी शायद रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते होंगे अपनी। वेल कविता, रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन प्लान के बारे में मैं एक प्रोसेस खाली समझा देते हैं अपने। पहली बात है, आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अगर पेंशन पॉलिसी लेते हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी बैंक डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं उनके थ्रू आप अपना पेंशन प्लान स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकेंड स्टेज ये है कि आप इसमें हर साल ये जो 12,000 डालना चाहते हैं वो 12,000 इन्वेस्ट करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। जब रिटायरमेंट के टाइम पे इन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है अंडर बोथ दिस प्लान्स, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, विच इज अबाउट 1/3 ऑफ द कॉर्पस जो अक्यूमुलेट होता है। वो 1/3 आप निकालिए, बाकी का पैसा कंपनी अपने पास रखती है और उसके ऊपर आपको हर साल या हर महीने आपको पेंशन देना शुरू करती है, विच इज रेगुलर रिटर्न्स। अब यही चीज अगर ये 29 ईयर्स के हैं, ये अपना प्लान खुद बना सकते हैं। इन्हें ये रिस्ट्रिक्शंस जैसे 1/3 कैपिटल का मिलता है, बाकी उनके पास कंपलसरीली रहता है, ये अपने आप से खुद बना सकते हैं। ये 12,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में निवेश करें, बिल्कुल इक्विटीज चूज कर लें, डेट कर लें, बैलेंस्ड कर लें, जो भी इनका रिस्क प्रोफाइल है उस बेसिस पे ये म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और काफी यंग है तो मेरे ख्याल से ये रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो ये इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ओर जरूर रुख करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तो ये 30 साल बाद जो कॉर्पस बनता है वो कॉर्पस पूरा इनके पास एक्सेस है, अनलाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन प्लान्स। आप ये पूरा कॉर्पस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दीजिए, या बॉन्ड्स ले लीजिए, या टैक्स फ्री बॉन्ड्स, एनसीडीज, कुछ भी ले लीजिए आप। उसमें जो रिटर्न्स आएंगे वो आप उसे पेंशन कह लीजिए। सो इसमें क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आपके पास लिबर्टी रहती है कि आप 100% इक्विटी भी ले सकते हैं, क्योंकि पेंशन प्लान्स में 100% इक्विटी के ऑप्शंस नहीं है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा अरुण जी कि आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप अपना खुद पेंशन ये रिटायरमेंट कॉर्पस बनाइए, और उसे आप एट रिटायरमेंट अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपके पास ज़्यादा लिबर्टी होगी। अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, आपको पेंशन प्लान लेना ही है, मैं सुझाव दूंगा कि आप एनपीएस की तरफ रुख करिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। आप स्टेट बैंक की ब्रांच में जाके एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड के रूट से करना है, इक्विटी से आप लेना चाहते हैं, मैं सुझाव दूंगा कि आप लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स लीजिए और उसमें आप रिटायरमेंट तक निवेश करते रहिए, और फिर बाद में वो कॉर्पस आप फिक्स डिपॉजिट या कोई भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन हर्ष, आपका सुझाव होगा कि अगर वो म्यूचुअल फंड के जरिए ही रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो ज्यादा बेहतर। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फाइनेंशियली आई वुड सजेस्ट कि वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई नहीं मैनेज कर सकते हैं तो प्रॉब्ली वो एनपीएस की तरफ रुख कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट पे फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। हरिद्वार से पैटी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
हेलो। हेलो हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं अपने लिए LIC लेना चाह रहा था। अच्छा। हाँ, तो कोई अच्छी पॉलिसी अगर आप बता सकती हैं तो बता। आपको अपने लिए पॉलिसी लेनी है, कोई खास मकसद से ले रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट की पर्पज से नहीं ले रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं PPF में 50,000 पर सालाना डाल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपको, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हर्ष, इन्हें अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही चाहिए और मेरे ख्याल से LIC पर इनका फोकस ज़्यादा है। जी हाँ, पैकेज जी, अगर मैं आपका सवाल देख रहा हूँ तो आपने बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो 5 इयर्स एंड 3 इयर्स के हैं और उनके भविष्य के हिसाब से आपने कोमल जीवन प्लान आपने शॉर्टलिस्ट करके आपने डिटेल्स भेजी थी और आपके खुद के हिसाब से आप सेविंग्स बेस्ड जीवन आनंद और जीवन सरल की प्लान्स कंसिडर कर रहे हैं। क्या ये सही है पैटी सिंह? क्या आपने इस तरह के प्लान्स लिए हुए हैं? नहीं मैडम, कोई प्लान नहीं मेरे पास। अच्छा, आपके पास फिलहाल यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारे पास हालांकि डिटेल इस तरह की पहुंची हुई है आपकी। कोई बात नहीं, फिलहाल इनका जो सवाल है हम उसका जवाब दे देते हैं। तो इनको किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए पैटी जी, अगर आपके 2 डिपेंडेंट बच्चे हैं, आपके परिवार होगा जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, सो मेरा सुझाव पहला ये रहेगा कि आप अपने लिए अपनी लाइफ पे एक टर्म पॉलिसी लीजिए जो आपकी जो सालाना इनकम है उसका कम से कम 15 टाइम्स तो होना ही चाहिए, ताकि आप जब अगर नहीं हो तो आपके परिवार को वो पैसे मिले जिनसे वो अपना डे टू डे एक्सपेंसेस और जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। जहाँ तक आपके बच्चों के भविष्य का जो इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे हम बात कर रहे हैं, आपने चाइल्ड प्लान शॉर्टलिस्ट किया है। मैं आपको सिर्फ चाइल्ड प्लान्स के बारे में 1-2 चीज़ें बता दूं कि इंश्योरेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के रूप में लेते हैं तो उनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम होता है जब हम उसे प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। सो आपके पास एक चॉइस है कि आप अगर चाइल्ड प्लान ले रहे हैं तो आप उसके फीचर्स समझिए। उनमें फीचर्स होते हैं अच्छे, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड पेमेंट आपको गारंटी किया जाता है कि बच्चे आपके जब X एज के होंगे तो आपको रेगुलर पेमेंट आएगा, आप जीवित हों कि नहीं हो। सो ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी, हर चीज़ का एक कॉस्ट लगता है, तो रिटर्न्स में इसका असर आता है और आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं। तो आप ये कंपेयर कर लीजिए कि अगर आपको ये फीचर्स चाहिए और आपके जो अगर कम रिटर्न्स मिलता है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप LIC की जो प्लान्स है, मैं आपको 1-2 नाम बता देता हूँ, आप सोच सकते हैं वो लेने की। जीवन छाया है, जीवन अनुराग है, जीवन अंकुर, ये पॉलिसीज हैं बच्चों को फोकस करके बनाई गई हैं, जिसमें पेरेंट्स का इंश्योरेंस होता है, बच्चे बेनिफिशियरीज होते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें कंफर्टेबल हैं कि आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे तो आप ये पॉलिसी लीजिए। नहीं तो आप अगर एक प्योर इन्वेस्टमेंट्स के रूप में आप म्यूचुअल फंड या इक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए सेव करें तो वो एक कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर होगा कि आप अपनी लाइफ पे टर्म प्लान लीजिए और इन्वेस्टमेंट्स जो करना है वो म्यूचुअल फंड के रूट से करिए। तो ये कॉम्बिनेशन से एक वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे और एक प्रोविजन अपनी फैमिली के लिए भी बना पाएंगे। जैसे कि हम अपने दर्शकों को अक्सर ये रेकमेंड करते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप मिक्सअप बिल्कुल नहीं कीजिए। तो पैटी सिंह जी, आपको यहाँ पे हर्ष जो सलाह मिल रही है वो ये है कि आपको अगर अपने लिए कोई पॉलिसी लेनी है तो सबसे पहले आप एक टर्म प्लान ले लीजिए, और अगर आपको अपने बच्चों के लिए कोई चाइल्ड प्लान चाहिए तो यहाँ पर आपको जीवन छाया रेकमेंड किया जा रहा है और जीवन अनुराग और जीवन अंकुर प्लान भी हर्ष आपको रेकमेंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें ईमेल भेजा है दीपक सोनी ने कानपुर से। 31 साल के हैं ये और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और इन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए 50 लाख का। हर्ष, हालांकि इन्होंने अपनी इनकम की डिटेल्स, अपनी आय की डिटेल्स हमें यहाँ नहीं दी है, बट क्या पॉसिबल है एक टर्म प्लान इनको मिल सकता है? एब्सोल्युटली, टर्म प्लान सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलता है जो जिनकी खुद की प्रोडक्टिव इनकम नहीं है। अच्छा। सो अगर आप कोई भी सर्विस कर रहे हैं जिनसे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी सर्विस देके, तो आप इनकम जनरेटिंग अगर आपके ITRs फाइल होते हैं तो आप अपना टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही इनकी फिजिकल हैंडीकैपनेस की, आप जब एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन में पूरा डिस्क्लोजर ऑब्वियसली करेंगे कि आपकी ये पर्टिकुलर हैंडीकैप है। आपके कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट करती है, उसमें अगर आपके हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, अगर शुगर या सब कुछ भी आपके हेल्थ रिलेटेड आती हैं तो ऑब्वियसली कंपनी डिसीजन अलग अलग तरीके से लेती है। इनके फिजिकल हैंडीकैप की अगर हम बात करते हैं, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया कि उसकी वजह से शायद इन्हें इंश्योरेंस नहीं मिले, वो बात नहीं है। कंपनी आपको शायद एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। अच्छा। और आपको कवर फिर भी देंगी। कितना होता है ये प्रीमियम एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रीमियम? कितना ज़्यादा चार्ज किया जाता है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल हैंडीकैप किस लेवल की हैं। अच्छा। मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं कि अगर आपके आई साइट अगर आपके नहीं है, सो कंपनी नॉर्मली अबाउट 1 रुपी पर 1000
एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको कवर देती हैं। अच्छा। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द हैंडीकैप। सो उसके बेसिस पे कंपनी लेकिन इंश्योरेंस देती है, ऐसा नहीं है नहीं देती है। सिर्फ क्राइटेरिया टर्म प्लान के लिए है कि आप एम्प्लॉयड होने चाहिए, आपके बिजनेस होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए बेसिकली, खुद की प्रोडक्टिव अर्निंग। इनकम आपकी इंटरेस्ट से भी हो सकती है। फिक्स्ड इनकम होती है तो उनको टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपकी खुद की आप कुछ सर्विस दे रहे हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तभी आपकी अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस ऑफ इनकम है। अगर फिक्स्ड इनकम है तो फिर भी आने वाली है। सो उसी के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर इनकी आपकी अगर प्रोडक्टिव इनकम है, आप अप्लाई करिए, आप अपने सारे डिटेल्स फॉर्म में ट्रूथफुली डिस्क्लोज करिए और कंपनी फिर उसके बाद अपना जो भी डिसीजन आपको कम्युनिकेट कर देगी। कोई खास टर्म प्लान आप रेकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर? आप ऑनलाइन पॉलिसीज ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हैं। जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, वो आप टॉप से अगर लेंगे तो ICICI, HDFC हैं। अगर आप प्रीमियम वाइज अगर देखना चाहते हैं जो बहुत कंपेटिटिव है तो आपको भारतीय AXA और अवीवा वो चीपर हैं और वो कंपनीज आर स्टिल इन द एस्टैब्लिशिंग मोड। सो आप ये चॉइस आप करिए कि आपको प्रीमियम ज़्यादा लेके एक फाइनेंशियली स्टेबल और मार्केट लीडर से लेना है, कि आप प्रीमियम बचाना चाहते हैं और एक जो रिलेटिवली न्यू कंपनी है उनके साथ लेना चाहते हैं, भारतीय AXA या अवीवा, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये तो फिजिकल हैंडीकैपनेस की बात हो गई हर्ष, लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो एक टर्म प्लान लेने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह हमारी अप्रोच होनी चाहिए एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह? पहली बात, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं, आप हर डिटेल जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है वो आप स्पेसिफिकली मेंशन करिए। आपके अगर ब्लड शुगर है तो आप उसे मेंशन करिए कि आपका एग्जिस्टिंग ब्लड शुगर ये है। फिर उसके बाद एक ऑटोमेटिक क्वेश्चनर आ जाता है जिसमें आपको डिटेल्स, आपके जो ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं वो पूछे जाते हैं। आप डिस्क्लोज, आप पॉलिसी लेते वक्त सब कुछ ऑनेस्टली डिस्क्लोज करिए, बाद में कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए। देन द कंपनी विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपके क्वेश्चनर्स, आपको वो बाकी डिटेल्स उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर आप उसको जैसे जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे कंपनीज आपको पूछ रहे हैं आप ट्रूथफुली अपना डिस्क्लोज करते रहिए। कंपनी के पास चॉइसेस होते हैं, वो आपकी या तो पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर बहुत ज़्यादा मेडिकली अनफिट हैं आप, या आपकी पॉलिसी वो पोस्टपोन करते हैं कि अभी नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप फिर से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ बॉर्डर लाइन पे है। और ऑप्शन है आपके कंपनी के पास कि वो आपको स्टैंडर्ड रेट्स में इंश्योरेंस नहीं देके आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करें। सो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कंपनी। बिल्कुल, लेकिन आपको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्लोज करनी है और उसी के मुताबिक फिर आपको कवर भी मिल पाएगा। Absolutely. और बाद में आपका क्लेम सेटलमेंट जो होगा उसमें भी आसानी होगी अगर आप सही से अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन और क्लेम होता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉन डिस्क्लोजर मटेरियल फैक्ट्स। क्योंकि यही फैक्ट्स थे जो आपको मालूम थे, आपने इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल्स दिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस कवर दिया। अगर उसी में आपने अगर गलत दिया है तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। चलिए, इसी नोट पे फिलहाल योर मनी में एक ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, हमें कई बार दर्शकों के सवाल आते हैं जहां पर वो जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो कौन से बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक शख्स को अपने पास रखनी चाहिए या उन्हें ले लेनी चाहिए, आप बताइए। वेल कविता, इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क। सो आपको देखने की आपकी जो सिवियरिटी है, कोई भी चीज़ का जो आपके ऊपर होता है उसका सिवियरिटी कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हालांकि मैं आपको एक 5 बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं, पहला है बेसिक कि आप एक टर्म पॉलिसी लीजिए, लाइफ कवर है कि अगर आपकी कमाती उम्र में अनटाइमली डेथ हो जाती है, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें वो जो पैसे मिलते हैं उससे उनका डे टू डे लिविंग हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को 25,000 पर मंथ आना है, सो आप 50 लाख का टोटल आपके पास कवरेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न 6% का देखें, सो एवरी मंथ इट ट्रांसलेट्स इनटू 25,000 रुपीज। दूसरा जो कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है पर्सनल एक्सीडेंट। अभी आप टर्म पॉलिसी की जहाँ हमने बात की कि आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो परिवार को मिलता है, एक सिचुएशन है लिविंग डेड। हमने अगर हम एक्सीडेंट के स्टेटिस्टिक्स अगर एनालाइज करें तो एवरी आवर करीबन 56 एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में। सो दैट्स अबाउट 1 एक्सीडेंट पर मिनट। 1 in 4 एक्सीडेंट्स लीड टू डेथ। तो 25% जो है उनकी डेथ होती है एक्सीडेंट्स में। तो बाकी का क्या होता है?
जो हम अगर फाइनेंशियली बात करें 25% का तो लाइफ इंश्योरेंस अगर है तो उनकी परिवार का देखभाल हो चुका है। बट व्हाट अबाउट 75% जिनकी डेथ नहीं हुई है और अगर वो बहुत फेटल है और वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुके हैं, उनकी इनकम बंद हो जाती है, खर्चे लेकिन वैसे ही रहते हैं, ये एक लिविंग डेड जैसी सिचुएशन हो गई। तो अब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए आदमी को खुद के लिए, और ये आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, एक स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के नाम पे, जिनके फीचर्स ज्यादा एलैबोरेट हैं वही प्रीमियम पे, एज कम्पेयर टू आप राइडर के तौर पे भी लाइफ इंश्योरेंस के साथ ले सकते हैं। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लीजिए, ताकि उसके जो कवरेज है, जो स्कोप ऑफ कवरेज है, वो बहुत ज्यादा एलैबोरेट है। और कितना लेना चाहिए ये आप टर्म पॉलिसी के सेम लॉजिक आप यूज करते हैं। तीसरा है मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपका मेडिक्लेम जो हम बोलते हैं। हमने ये भी स्टेटिस्टिक्स देखा है कि जो बिगेस्ट ड्रेन ऑन किसी के फाइनेंसेस पे है वो है मेडिकल कॉस्ट। अगर आपका एडिक्वेट टर्म मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा सेविंग्स आपकी उसी ट्रीटमेंट के लिए लग सकती है। सो मेडिकल इंश्योरेंस में आप जो हॉस्पिटल के जो खर्चे रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसीज हैं वो वाली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आप अपनी सिटी के हिसाब से 3 लाख 5 लाख या 10 लाख की जैसी आपकी लाइफस्टाइल है और जो हॉस्पिटल्स आप लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट जिसमें लेंगे, उस हिसाब से आप अपना सम इंश्योर डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो एक है क्रिटिकल इलनेस है, हमने बात की कि अगर आप एक इंसान डिसेबल्ड हो जाता है, वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं या तो हेल्थ की वजह से, उनको स्ट्रोक या पैरालिसिस, तो उसमें भी स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज आती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक ले सकते हैं। और फाइनली होम इंश्योरेंस, उसमें यह है कि एक घर हर इंसान का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने नेचुरल कैलामिटीज देखी हैं जिनकी वजह से पूरे घर तबाह हो जाते हैं, तो आप एक होम इंश्योरेंस लीजिए और एक रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से विच इज अबाउट 2000 रुपीज स्क्वायर फुट, मार्केट वैल्यू से नहीं होता है। एक होम इंश्योरेंस एक फाइनल प्रोडक्ट है जो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।